नमस्कार। आज हम अमेरिका ईरान संघर्ष की गहराई में उतर रहे हैं। खास तौर पर उन अमेरिकी कार्रवाइयों पर बात करेंगे जो शायद ज़्यादा सामने नहीं आई हैं। हमारे पास इस पर काफ़ी विस्तृत जानकारी है, एक क्रॉनिकल जैसा। तो चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये एक लंबा और उलझा हुआ इतिहास है। हाँ, मतलब शुरुआत करें तो 1979 की ईरानी क्रांति, उसके बाद से ही तनाव बना हुआ है। बिल्कुल, और फिर वो ईरान इराक युद्ध जिसमें अमेरिका ने इराक का साथ दिया, वो भी एक अहम हिस्सा है इसका। हाँ, और हाल के सालों में वो परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध और फिर उससे बढ़ता तनाव। सही कहा, ये सब चीजें जुड़ती गईं। कुछ बड़ी अमेरिकी कार्रवाइयां तो खैर सबको पता ही हैं, जैसे वो ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस 1988 में। हाँ, खाड़ी में वो बड़ी नौसैनिक झड़प थी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका की सबसे बड़ी नेवल लड़ाइयों में से एक। बिल्कुल, ईरानी तेल प्लेटफॉर्म्स और जहाज़ों पर हमला हुआ था। वो ईरान द्वारा माइंस बिछाने के जवाब में था, जहां तक मुझे याद है। हाँ, और फिर अभी हाल में 2019-20 जब तनाव बहुत बढ़ गया था। हाँ, वो इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए। और उसके जवाब में फिर हवाई हमले, और जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी का मारा जाना, वो तो एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, वो तो था ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और मोर्चा है जो उतना ही अहम है, साइबर वॉरफेयर का। अच्छा, साइबर युद्ध? हाँ, स्टक्सनेट वायरस का नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत चर्चा में था। बिल्कुल, वो 2010 के आसपास आया था और माना जाता है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया था, और ये सिलसिला रुका नहीं। 2021 से 24 के बीच भी ईरान के मिसाइल प्रोग्राम्स पर साइबर हमले की कोशिशें होती रहीं। तो मतलब ये लड़ाई सिर्फ जमीन या हवा में नहीं, डिजिटल स्पेस में भी चल रही है। पूरी तरह से, और ये शायद ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है कई मायनों में। अब आते हैं उन चीजों पर जो शायद कम लोगों को पता है। यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। हाँ, जैसे कि कुछ गुप्त ऑपरेशंस की खबरें हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2017 से 2022 के बीच CIA का एक ओमेगा प्रोजेक्ट जैसा कोई समूह था। ओमेगा प्रोजेक्ट, ये क्या था? कथित तौर पर ये ईरान के अंदर स्थानीय ग्रुप्स के साथ मिलकर काम कर रहा था। किस लिए? ईरान के मिसाइल डिपो वगैरह को नुकसान पहुंचाने के लिए, तोड़फोड़ करने के लिए। अच्छा, लेकिन इसकी पुष्टि हुई है? नहीं, आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन कुछ लीक्ड दस्तावेजों में इसके संकेत मिलते हैं। ये तो बड़ी बात है। और फिर वो ड्रोन वाली बात भी है, अंडरकवर ड्रोन झुंड का परीक्षण। हाँ, वो भी एक अहम डेवलपमेंट है। 2022-23 में बहरेन या UAE से लोकस्ट नाम के छोटे छोटे ड्रोन्स का टेस्ट किया गया। जी, माइक्रो ड्रोन्स। इनका मकसद था ईरानी रडार सिस्टम को जाम करना या धोखा देना। सोचिए, तकनीक कहाँ पहुंच गई है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक और गंभीर बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। क्या? जनवरी 2020 में जब सुलेमानी पर हमला हुआ, उसके ठीक बाद कुछ घंटों के लिए ईरान ने अपनी न्यूक्लियर कमांड को हाई अलर्ट पे रखा था। सच में? परमाणु कमांड हाई अलर्ट पर? हाँ, ये खुफिया जानकारी बाद में सामने आई, जनता को नहीं बताया गया था, पर यह दिखाता है कि स्थिति कितनी ज्यादा नाजुक हो गई थी उस वक्त। बाप रे, मतलब हालात बहुत बिगड़ सकते थे। हाँ बिल्कुल। और फिर फारस की खाड़ी में वो छोटी मोटी झड़पें, वो तो चलती ही रहती हैं शायद। हाँ, वो तो लगभग रोजमर्रा की बात है। IRGC मतलब ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और अमेरिकी नौसेना के बीच। कितनी होती होंगी ऐसी घटनाएं? दर्जनों होती हैं हर साल। 2023 में ही ऐसी करीब 43 घटनाएं दर्ज हुईं। ये अक्सर रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन इनमें भी तो खतरा रहता है कि कोई छोटी घटना बढ़ जाए। हमेशा मिसकैलकुलेशन का खतरा हमेशा बना रहता है। और साइबर स्पेस में भी? हाँ, एक और उदाहरण है। 2022-23 के दौरान अमेरिकी साइबर कमांड ने कथित तौर पर ईरान के एयर डिफेंस रडार सिस्टम में एक जीरो डे एक्सप्लॉइट इम्प्लांट किया था। जीरो डे एक्सप्लॉइट मतलब एक ऐसा साइबर हथियार जिसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं थी, जिसे पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसे एक तरह से स्टैंड बाय पर रखा गया था। स्टैंड बाय पर? किस लिए? कि अगर युद्ध की नौबत आती है तो इसे एक्टिवेट करके ईरान के रडार सिस्टम को बेकार किया जा सके। कमाल है, ये तो बिल्कुल पर्दे के पीछे का युद्ध है। हाँ, शैडो वॉर जिसे कहते हैं। अब तो फिर सवाल ये उठता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका ने कभी ईरान पर सीधा बड़ा हमला क्यों नहीं किया, जैसे इराक पर किया था? हाँ, ये अहम सवाल है। देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो ईरान की अपनी मिसाइल क्षमता काफी मजबूत है। हाँ, वो खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों तक पहुंच सकती है। बिल्कुल। दूसरा, ईरान के जो प्रॉक्सी समूह हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, हाँ, हिजबुल्लाह, हूतिया, हाँ, उनसे जवाबी हमले का डर।
तीसरा, अमेरिकी जनता में एक और बड़े युद्ध के लिए शायद उतना समर्थन नहीं है। हाँ, इराक और अफगानिस्तान के बाद शायद लोग थक गए हैं। बिल्कुल। और चौथा, रूस और चीन का ईरान को डिप्लोमेटिक और कुछ हद तक हथियारों का समर्थन भी है। तो इन सब वजहों से अमेरिका ने सीधा टकराव टाला। हाँ, और सीमित हमले, साइबर वॉरफेयर, गुप्त ऑपरेशंस, प्रॉक्सी लड़ाई, इन सब पर ज्यादा ध्यान दिया। तो आगे क्या लगता है, भविष्य में क्या हो सकता है? देखिए, अगर ईरान परमाणु बम बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, हाँ, तो फिर अमेरिका या शायद इजराइल की तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, मतलब पहले हमला करने की आशंका बढ़ जाती है। अच्छा, सीमित हमले हो सकते हैं। हाँ, सीमित सैन्य कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इराक जैसा बड़ा जमीनी हमला वो फिलहाल तो बहुत मुश्किल लगता है। और खाड़ी में तनाव? वो तो बना ही रहेगा, क्योंकि दोनों देशों की नौसेनाएं वहां लगातार मौजूद है, तो किसी भी छोटी घटना से तनाव फिर बढ़ सकता है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि अमेरिका ने ईरान पे कोई बड़ा हमला तो नहीं किया। हाँ, सीधे तौर पे नहीं। लेकिन हवाई हमले, साइबर अटैक, गुप्त ऑपरेशन, ये सब पर्दे के पीछे लगातार चलता रहा है। बिल्कुल। और ऐसी बहुत सी छोटी बड़ी झड़पें और तनाव के पल हैं जो हम तक पहुंचते ही नहीं। हाँ, निष्कर्ष यही है कि भले ही एक फुल स्केल युद्ध का खतरा शायद कम हो, लेकिन ये शैडो वॉर, पर्दे के पीछे की लड़ाई, वो लगातार जारी है। संघर्ष का खतरा टला नहीं है, बस उसका रूप बदल गया है। बिल्कुल सही। और इसके कई पहलू शायद अभी भी हमारी जानकारी से बाहर है। और आखिर में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, ये जो अनरिपोर्टेड घटनाएं हैं, ये गुप्त तनाव हैं, इनको देखते हुए क्या ये मुमकिन है कि दोनों देश असल में हमारी जानकारी के बिना किसी बड़े टकराव के कई ज्यादा नजदीक आ चुके हों, जितना हम मानते हैं या हमें बताया जाता है?